नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत और पाकिस्तान की शिकस्त तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं है जो मैं आपको सूचित करूं। एज यूजुअल था। विश्व कप में भारत आज तक पाकिस्तान से हारा नहीं है और कभी भी पाकिस्तान विश्व कप जीता नहीं है। भारत से मतलब विश्व कप मैच जो जीता है भारत से नहीं जीता है, तो यह कोई समाचार ही नहीं हो। पता था कि रोहित की सेना सिर्फ पाकिस्तानियों को हॉस्पिटलिटी बढ़िया देगी, बिरयानी खिलाएगी, वो हमारा संस्कार है, अतिथि देवो भव। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि रोहित शर्मा गाय का मांस मांग लेने पर इतना नाराज हो जाएंगे कि इनको 200 रन के नीचे ही सिमट देंगे। यह मुझे पता नहीं था। फिर जब बैटिंग की बारी आएगी तो 30 ओवर होते होते निपटा देंगे, लेकिन ऐसा हो चुका है। तो अब इस पर क्या कहना। भारत को विश्व कप के शुरुआत दोनों ही महत्वपूर्ण टीमों मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया और आज पाकिस्तान को परास्त किया। बीच वाला तो कोई महत्वपूर्ण नहीं था। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, ये मैचें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस मैचों की जीत का महत्व होता है, इसलिए भारतीय टीम को और समस्त भारतवासियों को, दुनिया में भारत को मानने वालों को इस जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मित्रों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैं आराम से बोल रहा हूं। यह बात मैं इसलिए बोलने पर मजबूर हुआ क्योंकि हमास और इजराइल के युद्ध के अलावा समाचार चैनलों पर और कुछ है नहीं, और मेरे पास दुनिया से समाचार कलेक्ट करने का और कोई माध्यम नहीं है समाचार चैनल के अलावा। तो सारे के सारे इजराइल गए हुए हैं, तो मैं किस पर बोलूंगा। तो मैंने कहा कि जो चीज घटित हो रही है उसी पर बोले, क्योंकि मेरा तो कहना ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, सुनाता या दिखाता हूं जिस विषय पर किसी और चैनल पर विश्लेषण किया नहीं जाता, होने नहीं दिया जाता या होना नहीं चाहता। आज का विषय है कि भारत को हिंदुत्व के जगह जातित्व में बांटने का दुष्परिणाम। मोदी के विकास को मोदी विरोधियों के विनाश के तरफ ले जाने का क्या असर होगा वो थोड़े शब्दों में आपको समझा दूंगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया वीडियो के अंत तक अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहिएगा। और सबसे पहले मेरा पारितोषिक यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से जानकारी बढ़ती है और लोगों को इस विषय में अगर कुछ कहना होता है या मुझे सुधारना होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना सुधार और सुझाव देते रहते हैं, जिसका मैं हमेशा स्वागत करता हूं। वही मेरा पारितोषिक है, वही मेरा हौसला है और हौसला अफजाई का माध्यम है। मित्रों, एक देश है अभी लेबनान, आप नाम सुने होंगे। लेबनान अभी इराक और ये गल्फ कंट्री में अभी जो युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हमास फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच, उसमें लेबनान भी अब एक पार्टी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान आतंकी इस्लामिक आतंकियों के समर्थन में लड़ने भर की स्थिति उसकी आई। उसके पहले जो लेबनान की स्थिति थी वो जानेंगे तो आज के परिदृश्य और उसके विघटन और उसके विनाश हो जाने की स्थिति को समझ पाएंगे। लेबनान कुछ दिन पहले तक एक बहुत विकसित राष्ट्र हुआ करता था। उसके राजधानी से यूरोप के राजधानी जलन करते थे। जो यूरोपीय मुल्क के बड़े बड़े शहर हैं उनको जलन होती थी लेबनान के राजधानी बेरूत से। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर एक आदमी ने एक साजिश रचा। लेबनान के शासकों को और लेबनान के जनता को यह बात बताने में सफल रहा कि भाई, इतनी विकसित लेबनान और इतने बढ़िया बेरूत को और ज्यादा विकसित करने के लिए जरूरी है कि ये जाना जाए कि शहर में कौन से जाति, धर्म, समाज और संप्रदाय के कितने लोग रहते हैं,
क्योंकि हर आदमी की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग निदान है। एक ही दवाई हर आदमी को नहीं दी जा सकती है। इसलिए यह देखा जाए, क्योंकि सर्दी में कंबल नहीं, पंखा नहीं चलाया जा सकता और गर्मी में कंबल नहीं उड़ाया जा सकता। तो जहां सर्दी है वहां कंबल दिया जाए, जहां गर्मी है वहां पंखा दिया जाए। इस बात के लिए जानकारी तो होगी कहां गर्मी पड़ रही है, कहां सर्दी पड़ रही है। यह चीजें बहुत साजिश के तहत दिमाग में डाला गया। और हुआ क्या कि लोगों को लगा कि यार ये बड़ा बढ़िया चीज, क्योंकि कोई भी बुराई ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको बड़ी अच्छाई की चाशनी में लपेट करके दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक शरीर के लिए कहा जाता है कि जो आपके जुबान को बढ़िया लगेगा वो आपके शरीर को नुकसान करेगा, और जो आपके जुबान को खराब लगेगा वो शरीर को फायदा करेगा। मतलब अगर आप नीम खा रहे हैं तो आपके जुबान को बुरा लगेगा, लेकिन खून साफ करता है। लेकिन अगर आप चीनी खा रहे हैं तो जुबान को बड़ा बढ़िया लगेगा, लेकिन शरीर में शक्कर बढ़ा देगा और शरीर का नाश कर देगा। वही हाल दुनिया में है। अगर आप कोई चीज आपको बढ़िया की चाशनी में लपेट के दिया जाए तो आप उससे प्रभावित होंगे, बेशक आपका नाश हो जाए। वही हुआ लेबनान में। यह प्रयोग चालू किया गया। जब यह प्रयोग कानूनी जमा पहना दिया गया तो जब भी कोई विकास का बात होता था तो दूसरे धर्म वाले, दूसरे जात वाले, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्र कहे कि भाई पंखा बांटना है, तो सर्दी वाला कहेगा कि पंखा क्यों, हमारे यहाँ तो सर्दी भैया, कमल बांटो। तो होगा कि ठीक है कमल बांटते हैं। तो जहां गर्मी पड़ रही हो कहेगा यार कमल क्यों बांटेंगे, हमारे यहाँ तो गर्मी है। वही हाल जात में है। मान लीजिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों देश में रह रहे, जैसे भारत है, लेबनान में भी ईसाई हर तरह के लोग होते थे। अब शासक कहेगा कि हम हर जगह गाय बांटेंगे, तो मुसलमान कहेगा ठीक है दीजिए, हम काट के खा जाएंगे, हमारे यहाँ खाया जाता है। और हिंदू कहेगा जी हम उसका दूध निकाल करके पिएंगे और पौष्टिकता से जीवन जिएंगे। तो सरकार कहेगी यार ये कटने के लिए हम थोड़े देंगे। या हिंदू कहेगा कि गाय क्यों बांटेंगे, मुसलमान तो काट देगा, उसको तो गाय की जरूरत ही नहीं है। तो कहेगा ठीक हम सुअर बांटेंगे, वह सुअर क्यों देगा, हमारे यहाँ तो सुअर नापाक है। तो मतलब हुआ क्या कि कोई भी विकास का काम जब शुरू हुआ तो दूसरे धर्म वाले लोग या तीसरे धर्म वाले लोग उसको अड़ंगा लगा दिए। तो लेबनान का ना 10-20 साल तक कोई विकास नहीं हुआ। उसके बाद वहां डोमेस्टिक वायलेंस होने लगा, गृह युद्ध छिड़ गया। इस धर्म वाले उस धर्म को, इस जात वाले उस जात को, इस क्षेत्र वाले उस क्षेत्र पर आक्रमण किए और सरकार बिल्कुल पंगु बन के बैठी रही। क्या करती, गृह अपने ही लोग दोनों तरफ थे। दूसरा क्या हुआ कि अपने धर्म, अपने जाति और अपने क्षेत्र के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए मतलब इलीगल इमिग्रेशन होने लगा। भाई वहां से ले आओ, वहां से मुसलमान अपना लेके आ रहा था, शिया अपना लेके आ रहा था, सुन्नी अपना लेके आ रहा था। आजादी का संतुलन इतना बिगड़ कि लेबनान आज इतना कट्टर हो गया कि वो आतंकी संगठन का समर्थन करने पर मजबूर हुआ, यह चाहते हुए कि लेबनान बड़ा विकसित राष्ट्र था। आप छोड़ते हैं लेबनान को, जाए लेबनान भाड़ में, हम लोग क्या मतलब। हम आते हैं भारत महान पर। मित्रों, भारत महान को समझिए कि 1857 से पहले भारत में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं था। इसी का परिणाम था कि अंग्रेज को पहली बार जब 1857 में शिकस्त मिली, हार मिला, तो अंग्रेज बड़ा चिंतित हो गए कि यार हमारा सूर्य कहीं अस्त नहीं होता है और ये हिंदुस्तान कहाँ है यार, धोती पहने हुए लोग हैं, इन्होंने हमको परास्त कर दिया। तो उन्होंने एक जंतु भेजा मैकाले नाम का। वो आया और कहा कि भाई यहाँ पर तो आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई धर्म ही नहीं है भाई, यहाँ लड़ाई किस मुद्दा पर होगा। फिर लोगों में धर्म डाला गया और आज स्थिति इतनी हो गई है कि अपने अपने धर्म के नाम पर लोग तलवारें खींच लेते हैं। धर्म के नाम पर इतना ज्यादा अंधे हो गए हैं कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई हो रही है और हमारे यहाँ का मुसलमान एकदम तलवार निकाल करके डटा हुआ है कि जल्दी से जल्दी हम फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए इजराइल पर गोली चलाने जाएंगे। यहाँ घर में उनके खाना नहीं है, वो भोजन प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। वहां से अहमदाबाद से गुजरात जाने का उनके पास भाड़ा नहीं है, लेकिन वो लेबनान जाने को तैयार है, फिलिस्तीन जाने को तैयार है, इजराइल जाने को तैयार है। इतनी ज्यादा कट्टरता दिमाग में भर दी गई। वही 1857 का पहले कोई मुसलमान ही नहीं था, अंग्रेज को हार का सामना करना पड़ा। तो मुसलमान और हिंदू में डिवाइड होने का खतरा देख लीजिए कि अपने देश की और अपनी समस्या छोड़ करके वो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में जान देने जाने को तैयार है।
कह रहा है मुसलमान भारत का कि आपको खून चाहिए तो मैं खून दूंगा, आपको पैसा चाहिए तो पैसा दूंगा, तन मन समर्पण से हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपका नबी और मेरा नबी दोनों एक है। कई राजनीतिक दल के संगठन के लोग कहते हैं कि चूंकि वो मुसलमान है इसीलिए हमारा है। देखिए जातीय और धार्मिक कितना विदेश बढ़ रहा है। आज जो भारत में जातीय आधार पर जनगणना की बात की जा रही है, सबसे पहले वो करने वाले कौन लोग हैं? वो बहुत साजिशता लोग हैं, बड़े घातक लोग हैं। मैं कहूंगा कि वो अनपढ़ लोग हैं तो ये भी सच्चाई है, लेकिन वो पढ़े लिखों के कान काटने जैसे दिमाग रखते हैं। आप ये मत समझिए कि लालू प्रसाद का बेटा 7वीं में 7 बार फेल है का मतलब बेवकूफ है, नहीं, वो आपको बेवकूफ समझ रहा है और आप उसके सामने बेवकूफ बन रहे हैं। मुलायम सिंह का बेटा ऑस्ट्रेलिया से पता ना कौन सी डिग्री खरीद कर लाया, वो पढ़ा है कि अनपढ़ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन यह जरूर है कि वो आपको अनपढ़ बना रहा है और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद, इन सब स्थितियों को देखने के बाद उसका असर आपको बता रहा हूं। लेबनान छोड़ दीजिए, भारत में आते हैं। मित्रों, आज भारत में जो स्थिति है, पहले आते हैं 1952 में जब देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पॉलिसी लॉन्च की, समाजवाद की पॉलिसी, समाजवाद और हिंदूवाद की पॉलिसी लॉन्च की कि भाई देखो, हिंदू को रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपके राजा दशरथ की 3 शादियां थी, द्रौपदी ने 5 शादियां की, 5 उनको पसंद थे इसलिए 5 तरह के पति से उन्होंने शादी की। हमारे यहाँ सती प्रथा और फलाना ढिमका थी, उसको खत्म करिए, सब बुराई है, बाल विवाह बुराई है, बहु विवाह बुराई है, यह सब बुराई है। कितनों ने कहा कि भाई खेत जमीन सब आपका है, आप भूदान आंदोलन चलाइए, आप एक आदमी 1000-1000 बीघा जमीन क्यों रखेगा, इसको गरीबों में बांटिए क्योंकि आपका जमीन अकेले नहीं है। यह सब हुआ। और दूसरे तरफ मुसलमान को कहा गया कि आप कुछ आपकी जो मर्जी वो करते रहिए, आपसे हम नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू इस पर टारगेटेड है और हिंदू का ही करेंगे। स्थिति ये हुआ कि ये जितने हिंदू क्षत्रिय ठाकुर राजा थे जिनकी जर जमीन और खजाना था, वो सब सरकार ने ले लिया और हर आदमी को सीलिंग कर दिया कि आप 10 बीघा लीजिए, 5 बीघा लीजिए, आप शादी मत कीजिए, आप 2 बच्चे पैदा कीजिए, आप पर जनगणना अधिनियम लगेगा, आपको नसबंदी के तहत बंद किया जाएगा। उसकी स्थिति ये हुई कि 90%, 95%, मतलब 85 से 90% हिंदू आबादी घट करके अब 70-75% हो गई है और 8% वाला आदमी 22% पर चला गया है। आज स्थिति मेरा डिप्लाइट जैसा हो गया है, मार काट की स्थिति में वो आप पर हावी है, क्योंकि उसको कहीं छेड़ने छूने की आदत ही नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं कि हमको छेड़ा जा सकता है, हमको छुआ जा सकता है। जवाहरलाल का सिद्धांत था, जिसको उनकी बेटी ने लागू की, उनके पोते ने लागू की और उनकी परपोता लागू कर रहा है, वो तो खैर एक श्रेणी आगे बढ़ गया है। ये इसका दुष्परिणाम देख लीजिए। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। उसके पहले भाजपा की जब उदय हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विजय राजेश सिंधिया, सिकंदर बख्त, इन लोगों का जब जमाना आया जहां ये सो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता के भावना को उदय किया, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुत्व को करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले देश कहीं तमिल आंदोलन चल रहा था, कहीं तेलुगु आंदोलन चल रहा था, कहीं गुजरात आंदोलन चल रहा था, कहीं मराठी आंदोलन, और मराठी आसपास बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी, और महाराष्ट्र के खासतौर से मुंबई राजधानी में तमिल और दक्षिण भारत के लोगों की मार काट जितनी हुई, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आज भी वहां पूर्विया लोग जब परीक्षा देने जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, वहां मराठी उनको मारने के लिए दौड़ा लेते हैं, परीक्षा छुड़वा देते हैं। ये सब वहां पर आपने देखा है। इन सब चीजों से बचने का क्या उपाय हो सकता था, इसको जब विद्वान राजनीतिक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे विद्वान लोगों ने जब इस विषय को सोचा तो कहा कि भाई यह इस चीज का एकमात्र उपाय है कि इसको खत्म कर दिया जाए। ना तो क्षेत्र रहेगा और ना ही लड़ाई होगी, पूरा भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाया जाए। इस सोच के तहत संघ आगे बढ़ा और भाजपा के राजनीतिक टीम जो है वो इस पर लग गई और हुआ कि किससे बांधा जाए, कौन सी रस्सी है जो सबको बांध सकते हैं। ना कोई गुजराती होगा, ना कोई मराठी होगा, ना कोई बंगाली होगा, ना कोई तमिल होगा, ना कोई तेलुगु होगा और सब भारतीय होंगे। तो हुआ कि यह एकमात्र है हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व पूरे देश भर में, और हिंदुत्व की लहर चली। हिंदुत्व की लहर इतना चली कि 2 लोकसभा सीट को 200 से ऊपर पहुंचा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और देश बड़ा बढ़िया चला। लेकिन देश विरोधियों को पेट में दर्द हो गया, 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 13वीं कर दिया। लेकिन एक बयार चल चुका था हिंदुत्व का।
अब जो देश विरोधी लोग थे, जो उन्होंने सब 52 में समाजवाद और हिंदू का दमन करने का जो प्रवृत्ति का बीज बोया था, वो देखा कि यार ये तो फिर हिंदू एक हो जाएंगे। अब हम कितना ही तोड़ेंगे, 80-85%, कहीं 70% तो आज भी बचे हैं, और 70% आबादी बहुत होती है, तो ये तो फिर देश सोने का चिड़िया हो जाएगा, और हमारे ये नकारे नालायक बच्चे जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो राज नहीं कर पाएंगे अगर हिंदू समझदार हो जाएगा। क्योंकि हिंदू में तो देखेगा कि हमारे संतनों का बेटा सक्षम नहीं था, तो उन्होंने सक्षम पुत्र को अपना राजगद्दी दिया। वो देखेगा कि भरत कौन थे जिनके नाम पर भारत बना था। मतलब अपने बेटे के जगह योग्य बेटे को राजगद्दी देने का सनातन की परंपरा है, और यह परंपरा अगर लागू हो जाएगी तो योग्य का तलाश होगा। और हमारे तो जन्मे ही अयोग्य होते हैं, क्योंकि अयोग्य होगा तभी तो मेरा होगा, या मेरा होगा तो अयोग्य हो जाएगा। नालायक लोगों को हम रखते कहां हैं? तो अपने नालायकों के राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हिंदुत्व को तोड़ना बड़ा जरूरी है। लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर के पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे थे, और उनको जाति युति बंधन धर्म क्षेत्र सब तोड़ करके और समर्थन मिल रहा था, और सब राममय थे। सब जय राम जय श्री राम कह रहे थे। ना कोई तमिल बोल रहा था, ना तेलुगु बोल रहा था, ना कोई गुजराती बोल रहा था। अब देश विरोधियों का बड़ा दिक्कत हुआ, तो उन्होंने उसके मुकाबले के लिए वहीं से कार्ड खेला, जातीय कार्ड, और कमंडल के मुकाबले मंडल कमीशन लगाया। और तब से जातीय विद्वेष जो फैली वो यहां तक फैली है कि अब जातीय जनगणना करके कहा जा रहा है खुलेआम कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और अब जातीय जनगणना का मांग होने लगा। जब नरेंद्र मोदी का 2014 और 2019 में विकास का मॉडल चला, समावेशी विकास, हर आदमी के लिए विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का विकास, और कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुजरात तक, असम से कच्छ तक का जो विकास हुआ, चौबूर और चौमुखी विकास, बिना जाति धर्म क्षेत्र धर्म संप्रदाय समुदाय देख करके जो विकास का मॉडल चला, नरेंद्र मोदी ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। अगर उन्होंने हिंदुओं में सद्भावना दिया तो मुसलमानों को कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान रखो, मतलब तुम अपने धर्म को मानो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन शिक्षित बनो, तुमको मूढ़ बनाया जा रहा है, इसीलिए तुम वोट बैंक बन रहे हो। और मुसलमानों को लगा कि यार मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, और मोदी 2019 में पहले से प्रचंड बहुमत से जीत गया। तब लोगों को लगा कि भाई ये एक्सपेरिमेंट पहले किया जा चुका है, उसी को और व्यापक रूप में लार्ज करते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना का संगूफा छोड़ दिया। अब जातीय जनगणना से होगा क्या दुष्परिणाम, थोड़ी देर में आपको समझा करके वीडियो बंद करता हूं। मित्रों, आज जो देश की स्थिति है वो है पहचान राष्ट्रवाद की, भारतवाद की, बहुसंख्यकवाद की। मतलब बहुसंख्यक जात नहीं है, भारतीयता है। आज हिंदू भी बहुसंख्यक है, मुसलमान भी बहुसंख्यक, क्योंकि जो राष्ट्रवादी है वो बहुसंख्यक है, और आज राष्ट्रवादियों की सरकार है। लेकिन कल जब जातीय आधारित जनगणना इंडिया गठबंधन जो चाह रहा है अगर हो जाता है और ये इंप्लीमेंट हो जाता है, तो क्या होगा? जातीय संघर्ष शुरू होगा, जैसे लेबनान में हुआ था। मान लीजिए कि क्षत्रिय कम हुआ तो कहेगा कि हम तो तलवार उठाना हमारा काम है, आइए ना फिर तलवार उठा लेते हैं। तो तलवार नहीं देखता कि सामने वाला संख्या में भारी है या शक्ति में भारी है, गर्दन पर पड़ते तो उड़ा देती है। और जब वो उड़ाएगा तो कहेगा एक आदमी मिलकर तलवार चला दिया, हम तो 21 आदमी तो 21 मिलकर के को मार दें। फिर ये मार काट चलेगा। और जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून सरकार चाह करके भी नहीं कर पा रही है, अभी आपस की तलवारें बंदूक और बम कर देंगे, और देश में खूनी संघर्ष होगा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। और देश का तब तक विकास नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई योजना लागू होगा तो जो 24% वाला रहे वो कहेगा कि नहीं मेरा वाला होगा, फिर कहेगा कि तुमसे तो थोड़े ही कम है 23%, हमारा वाला कहीं नहीं होगा। मतलब स्थिति समझ ले कि आज चीन के पास वीटो पावर है, तो जब भारत का सुरक्षा परिषद में आने की बात होती है वो अपना वीटो पावर लगा देता है। भारत का सुरक्षा परिषद में सब कुछ होते हुए भी एंट्री बैन हो जाती है। वही भारत का होगा लेबनान का हाल। वो जो भी विकास का माध्यम होगा वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर अपनी अपनी कुनवा और अपनी अपनी बात हो गई। मतलब जो सरदार पटेल ने 525 राजवाड़ों को जोड़ करके एक अखंड भारत बनाया था, वो फिर 525 टुकड़े में बनेंगे। और जो अंग्रेज चाह के भी नहीं कर पाए, एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले वो नहीं कर पाए। अब ये जातीय आधारित जनगणना का संगोपा छोड़ करके हमारे राजनीतिक दल साजिशतन आपको कर देंगे, और इसका प्रेरणा उन लोगों को अंग्रेजों से मिली है। और ये लूटपाट करेंगे और आपसे मार कट करवाएंगे, क्योंकि ये तो सुरक्षा प्रहरियों के बीच में रहेंगे, आप निहत्थे और
खाली पैदल चलेंगे, कब आपका गर्दन पर तलवार चल जाएगा ये आप फिलिस्तीन से पूछ लीजिए, क्योंकि फिलिस्तीन में हमास को उकसाने वाला अभी भी सुरक्षित है और फिलिस्तीन पर बम बरसाने वाला भी सुरक्षित है। मर रहा है वहां का पब्लिक। वो महिला जिसको नग्न करके उस पर के सीने पर पैर रख करके अल्लाह अकबर कहा जा रहा है, वो कोई राज परिवार की नहीं थी, कोई राजनीतिक परिवार की नहीं थी, वो एक साधारण इजराइली नागरिक थी। और ये जो लड़की 10 साल वाली कह रही है कि व्हाट इज माई मिस्टेक, आई एम ओनली 10, माई फादर एंड माई मदर वॉज डेड इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट कैन आई डू। मतलब कि मैं क्या करूं, मैं अभी सिर्फ 10 साल की हूं, मेरे माता पिता की हत्या मेरे आंख के सामने किया गया, मेरा क्या दोष था और अब मैं क्या करूं। वो एक साधारण फिलिस्तीनी है। वही स्थिति आपकी होगी, मारे आप जाएंगे, क्योंकि सुरक्षाकर्मी आपके साथ नहीं होंगे, वो तो आपके आका के साथ होंगे जिनको अपने वोट देकर के जातीय का खुनवा का गुरु बनाया हुआ है। आज जातीय जनगणना नहीं है तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। जब उनका जेल हुआ तो उन्होंने अपना अनपढ़ अंगूठा टेप पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया बिना किसी चुनाव लड़े। मतलब बिहार के किसी जनता से नहीं पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लालू प्रसाद तो खैर चुनाव के माध्यम से आए थे, उन्होंने अपने पत्नी के लिए किसी से नहीं पूछा। उन्होंने कहा मेरी मर्जी है, जात का कुनबा का मालिक हूं मैं, उन्होंने बना दिया। सोचिए एक एक बात को। फिर उनको लगा कि भाई अब मेरे पास जेल जाऊंगा, पत्नी के बाद में कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने अपने 7वीं बरसात फिर बेटे को मुख्यमंत्री प्रस्तावित कर दिया। मतलब किसी जात वाले से नहीं पूछा कि भाई आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। यह तब है जब आरक्षण नहीं है, और जब आरक्षण हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि अहिर से चुनाव लड़ना है, तो क्या आप और कुछ कर पाएंगे? या कल्पना करिएगा, रामविलास पासवान जब तक ये मंत्री बने, अब उनका बेटा मंत्री बनेगा। अब तब जबकि यह जरूरी नहीं है, जनगणना नहीं हुआ है, तब क्या होगा? सबसे विकट स्थिति का एक उदाहरण छोटा सा देता हूं, आप सिहर जाइएगा। अभी आसाम, पश्चिम बंगाल और अब दिल्ली भी, देश के करीब करीब सभी भूभाग में अवैध बांग्लादेशी और रेहानियों को सिलसिलेवार तरीके से ले आकर के बसाया जा रहा है। और यह काम कांग्रेस करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि यह कांग्रेस का एक छद्म वोट बैंक है। आसाम में इतना ज्यादा कांग्रेस ने अवैध बांग्लादेशियों को बसा दिया था कि भारत का मुसलमान ही उसका विरोध कर गया, और मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि बड़ा अत्याचार करते थे और कांग्रेस उनको सह देती थी। आज जो दिल्ली में एक डॉक्टर जैन की स्कूटर पर एक बॉल लग गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वहां अवैध बांग्लादेशियों ने पीट पीट करके उस डॉक्टर की हत्या कर दी कि तेरी हिम्मत कैसी हुई सड़क से स्कूटर लेके जाने के लिए। सड़क हमारा है, चूंकि हम यहाँ पर राष्ट्रीय दामाद हैं, कांग्रेस हमको बुला करके बसाया है वोट के लालच में, और हम तेरे को कूटेंगे पीटेंगे, मार मार करके उनकी हत्या कर दी पीट पीट करके। उनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो वोट बैंक थे। जब यह जातीय जनगणना फिक्स हो जाएगा तो अपने अपने जात का बाहर से बुला बुला करके बसाया जाएगा। जैसे आज रेहानिया मुसलमानों को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया जा रहा है, बाहर से भगाया जाएगा, क्योंकि आज इजराइल से, फिलिस्तीन से लोग सीमा पर खड़े हैं। अब कोई ठीक नहीं है कि भारत का कोई आदमी छुपे चरे छुपे उन लोगों को बुला करके यहाँ बसाए, और जब उनकी आबादी यहाँ हो जाएगी तो मुसलमान का वोट देगा। और आज 17% काउंट हुआ है बिहार में, हो सकता है कल को 57% काउंट हो जाए। उसके बाद कहा जाएगा कि मेरा नबी तेरा नबी एक ही है, तो तेरा नबी क्या तुझा, या तो धर्मांतर कर या गोली खा, जैसे पाकिस्तान में कहा गया। तो इस साजिश को समझिए और इसको नकारिए, और यह तभी होगा जब वोट के माध्यम से आप इनको चोट देंगे, इनके मनसा को चकनाचूर करेंगे। मित्रों, एक बार सोचिएगा जरूर कि 1857 में अंग्रेज क्यों हारे, क्योंकि उस वक्त धर्म जात की लड़ाई नहीं थी। और आज धर्म जात की लड़ाई इस स्तर पर हो गई है कि युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है और दर्द यहां हो रहा है। समझिए कि हम कहां हैं। सिर्फ इतनी बात समझ जाइएगा तो आप ये भी समझ जाइएगा कि अभी जातीय जनगणना नहीं हुई है तो पति अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है, जैसे राजा अपने रानी को गद्दी दे जाता था। अगर जातीय जनगणना होगी तो किस स्थिति पर आप पहुंचेंगे। तीसरा, सोचिएगा कि क्या आपको विकास चाहिए या जातीय के नाम पर विनाश चाहिए। जिस दिन इन सब चीजों को सोच लेंगे, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप वोट किसको देंगे। आप स्वतः वोट देने पर मजबूर हो जाएंगे, यह मैं जानता हूं। लेकिन आपसे सिर्फ यह प्रार्थना करता हूं कि आप सोचने भर का समय निकालिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। सोचते हैं कि क्या होगा, अरे बहुत कुछ होगा। आप एक बार सोचिए तो सही।
आप जरूर सोचेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सोचने पर मजबूर करने का प्रार्थना करता हूँ, सोचने का समय निकालने की याचना करता हूँ। कृपया सोचिएगा जरूर, और अगर सोचिएगा तो समझिएगा, और समझिएगा तो वही करिएगा जो आपका मन करेगा, और जो आपके हित में होगा, और जो आपके हित में होगा वही राष्ट्र हित में होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।